है कि किसी भी क्रिस्टल में एकक सेल में जो उसके अवयवी कण होते हैं वो कितना स्थान जो है वो घेरते हैं। परिभाषा की हम बात करें तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं संकुलन क्षमता कहलाती है। अर्थात इसको अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने एकक सेल पढ़ा है, चाहे वो आद्य एकक सेल हो या केंद्रीय घनी सेल हो या फिर अंतः केंद्रीय घनी सेल हो, उन सभी सेलों में आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो सेल होती है, मान लीजिए हमारे पास एक सरल घनी सेल है, आद्य एकक कोशिका है, तो उस आद्य एकक कोशिका में इस तरह से आद्य एकक कोशिका है, तो इस आद्य एकक कोशिका में इसके कोने पर हमेशा उसके अवयवी कण जो है वो पाए जाते हैं और ये अवयवी कण जो है उस पूरे एकक सेल में एक स्थान घेरते हैं। जैसा कि आप यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक एकक सेल उसके अवयवी कण के द्वारा घिरा हुआ है और उस एकक सेल के अवयवी कण जो है वो पूरे एकक सेल में विस्तृत ना होकर के कुछ स्थान को रिक्त छोड़ देते हैं, जिसे हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है, इसे अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। अब इन पूरे एकक सेल में हमको ये देखना है कि वो जो अवयवी कण है वो उस एकक सेल के कितने हिस्से को जो है वो भर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। इससे पहले आप लोगों ने एकक सेल के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है, जिसमें मान लीजिए यह एक सरल घनी प्रकार का एकक सेल है, तो इस सरल घनी प्रकार के एकक सेल में जैसा किस तरह से है, आप लोगों ने देखा है कि 8 कोने पर 8 कण होते हैं या उसके अवयवी कण होते हैं और साथ ही साथ अलग अलग जगह पर, कभी फलक पर तो कभी केंद्र पर भी उसके कण होते हैं, जिसके मान आपने एकक सेलों के कणों की गणना में आप लोगों ने देखी है कि अगर कोई कण जो है वो कोने पे है तो उसके मान जो है वो 1/8 होती है, अगर कोई कण फलक पे है तो उसकी वैल्यू 1/2 अर्थात 1/2 होती है और यदि कोई केंद्र पर है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग स्थान पर कणों की मान जो है वो अलग अलग तय की जाती है। अब यहाँ पर बात यह है कि हमारे पास मूल रूप से 3 अलग अलग प्रकार के एकक सेल हम लोगों ने पढ़ी है। एक है एससीसी, जिसमें कणों की संख्या आपने निकाली होंगी। यहाँ पर कणों की संख्या चूंकि कोने पर मान जो है वो 1/8 होती है और कुल मिला के आपके पास 8 कण होते हैं, तो इस तरह से मान जो है वो 1 आते हैं। अर्थात एससीसी में या सरल घनी प्रकार की संरचना में आपको 1 कण मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम बीसीसी की बात करें तो यहाँ पर कणों की संख्या वही है, 1/8 कोने का और कुल 8 कण होंगे और साथ ही साथ एक केंद्र पर होंगे, इस तरह से 2 कण। और यही मान अगर हम एफसीसी के लिए निकालें तो एफसीसी में आपको पता है कि हमेशा 8 कोने पे होती है और 6 जो है वो उसके फलक पे होते हैं। तो जो फलक पर होते हैं उसके मान जो है वो 1/2 होती है। तो इस तरह से 1/8 कोने के लिए 8 कोने हैं प्लस आपके 1/2 मान फलक के लिए 6 फलक हैं और इस तरह से 4 कण हमको मिल जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एकक सेलों में कणों की गणना भी हमने इस तरह से कर ली है। अब बारी आती है कि संकुलन क्षमता को हम कैसे ज्ञात करें। संकुलन क्षमता को यदि आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए एक छोटी सी थ्योरी आपको जाननी चाहिए कि इसका मान हम जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे। जिस तरह से हम प्रतिशत निकालते हैं या अगर आप परीक्षा फल की बात करें तो जिस तरह से हम प्राप्तांक की सहायता से हम प्रतिशत जो है वो निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर भी अवयवी कणों के स्थान घेरने के आयतन के हिसाब से हम उसके संकुलन क्षमता की गणना कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास हमने 80 अंक जो है वो किसी परीक्षा में प्राप्त की, उस परीक्षा में प्राप्त की जिसके पूर्णांक जो है वो 100 है। अर्थात ये हमारा हो गया प्राप्तांक
और ये हो गया हमारा पूर्णांक। अर्थात 100 नंबर के पेपर में हमने 80 नंबर जो है वो प्राप्त की। तो इसमें जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो आप इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। चूंकि आप प्रतिशत निकाल रहे हैं, इस तरह से ये करना है तो आपके उत्तर आ जाते हैं 80%। तो जिस तरह से आपने यहां पर प्रतिशत की गणना की है, उसी तरह से जब संकुलन गुणांक जो है वो निकाले जाते हैं तो हम इसमें इसी तरह से संकुलन गुणांक क्षमता की भी गणना जो है वो कर सकते हैं। अब इसको गणना करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं कि भाई इसके सूत्र कैसे होने चाहिए। तो इसके सूत्र की निकालने के लिए हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा को एक बार देखते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं वही उसकी संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल आयतन में से अवयवी कण जितना स्थान घेरते हैं वही उसकी संकुलन क्षमता होती है। अर्थात कुल आयतन मतलब एकक सेल का आयतन, क्योंकि कुल आयतन किसका आयतन होगा, तो कुल आयतन जो है वो किसी भी एकक सेल जो कि इकाई कोष्ठिका या जो भी सेल आप बना रहे हैं तो उसका जो आयतन है, ये पूरे का जो आयतन है वही आयतन जो है वो क्या होगी, उसका पूर्णांक। जैसे हम यहाँ पर पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक हमारा क्या हुआ, एकक कोष्ठिका का आयतन, क्योंकि ये पूरे कोष्ठिका का जो आयतन है कुल आयतन वही हमारा पूर्णांक हुआ। अब बात आती है कि भाई प्राप्तांक क्या होने चाहिए। जैसा कि परीक्षा फल के दृष्टि से हम देखते हैं कि प्राप्तांक वह अंक होती है जो हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर हमको प्राप्त क्या करना है, तो अवयवी कण जो स्थान घेरते हैं, क्योंकि हमको पता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अवयवी कण को आप कितनी भी अच्छे से व्यवस्थित कर लें, उसके अवयवी कण जो है चाहे वो एफसीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एससीसी हो, हमेशा उनके बीच में रिक्त स्थान होती है। इसका मतलब वो पूरी तरह से रिजिड नहीं है, उसके बीच में कुछ न कुछ स्थान है। तो जितना स्थान उस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घेरते हैं वही हमारा क्या होगा, हमारा वो प्राप्तांक होगा। तो कितना स्थान घेरेंगे, तो हम मान सकते हैं कि अवयवी कणों का जो आयतन होगा वही उसका प्राप्तांक होगा। अर्थात अवयवी कण जितना स्थान घेरेंगे एकक कोष्ठिका में वही हमारा प्राप्तांक बनेगा। तो हमारा सूत्र क्या हुआ, संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग इफिशियंसी इक्वल अवयवी कणों के आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। और चूंकि आप क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत स्थान से 100। अब बात आती है कि अवयवी कणों के आयतन हम कैसे ज्ञात करें। तो अवयवी कणों के आयतन ज्ञात करने के लिए बड़े आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, एक कण का आयतन गुणित कणों की संख्या। अगर एक कण का आयतन हम निकाल लेते हैं और उसमें कुल कणों की संख्या की अगर हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमको कुल अवयवी कणों के आयतन हमको पता चल जाती है। तो इस तरह से हमारा सूत्र जो है वो फिर क्या हो जाएगा, अवयवी कणों की संख्या गुणित एक कण का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणित 100। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि अगर हमको किसी भी एकक सेल में उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुल कणों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, एक कण का हमको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा और कुल एकक सेल का हमको आयतन जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। इस तरह से हम इस सूत्र की सहायता से संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम उसको सूत्र के रूप में लेना चाहें, फॉर्मूला के रूप में यूज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास है कि यहां पर क्या है, यहां पर अवयवी कणों की संख्या, मान लीजिए अवयवी कणों की संख्या को हम z मानते हैं। अवयवी कणों की संख्या को मान लेते हैं कि z है, क्योंकि ये z का मान क्या होगा, ये z का मान अलग अलग होगा। z इक्वल अगर वो FSCC है तो क्या होगा, 1 होगा, मतलब z इक्वल 1 आएंगी, और यदि वो BCC है तो z इक्वल 2, और यदि वो FCC है तो z इक्वल 4 आएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार की एकक कोष्ठिका हैं और अलग अलग प्रकार की एकक कोष्ठिका होने के कारण उनकी जो वैल्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हमको अगर SCC है तो z इक्वल 1 लेनी है कणों की संख्या,
अगर वो BCC है तो 2 लेनी है, और इस तरह से अगर वो FCC है तो हमको 4 लेनी है। अब बारी आती है कि भाई Z हमने मान ली है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, एक कण का आयतन। अब ये कण का आयतन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम कण को क्या मानते हैं, हम कण को मानते हैं कि कण एक गोला है। किसी कण को हम एक गोला मानते हैं, है ना, और जिसकी त्रिज्या हम मानते हैं r, है ना, ये इसकी रेडियस है। तो किसी भी गोले, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि किसी भी अवयवी कण जो है वो एक समरूप गोले की तरह हम मान रहे हैं। तो गोले की त्रिज्या मान लीजिए r है, तो आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब। तो इस तरह से यहां पर अब क्या आ गए, यहां पर आ गए 4/3 पाई r का क्यूब। और अब नीचे क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे हमारे पास एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका का आयतन आप कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ये हमारा एकक कोष्ठिका है, तो इस एकक कोष्ठिका में मान लीजिए इसकी बीमा जो है वो A है। अब चूंकि यह एक घनीय सेल है तो स्वाभाविक है इसकी सारी भुजाएं जो है वो सेम होंगी। और इस तरह से अगर हम घन का आयतन निकालना चाहें तो घन का आयतन होता है A का क्यूब। तो इस तरह से इसके वैल्यू आ जाएंगी A का क्यूब, जहां पर A क्या है, A इक्वल घन की बीमा, जबकि Z क्या है, कणों की संख्या। तो इस तरह से आप संकुलन गुणांक की गणना बड़ी आसानी से आगे कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो एकक सेल हैं, उन एकक सेलों में हम संकुलन क्षमता की गणना कैसे करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ACC से, सरल घनीय सेल, जिसे हम आद्य एकक कोष्ठिका के नाम से भी जानते हैं। तो इससे हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम इसकी संकुलन क्षमता जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से एक सरल घनीय सेल है, तो सरल घनीय सेल में हमेशा क्या होती है, 8 कण उसके 8 कोने पे इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। और ये व्यवस्थापन किस तरह से होती है, तो ये व्यवस्थापन होती है इस तरह से। अर्थात आप देख रहे हैं, अगर इसको हम गोलों की शक्ल में लें तो इसके गोले जो है वो इस तरह से सरल घनी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और जब इस तरह से वो व्यवस्थित होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सामने के दो गोलों को, अर्थात आप देख रहे होंगे इस तरह के दो गोले आपको मिल रहे हैं, इस तरह के दो गोले आपको मिल रहे हैं। और यही सामने के गोलों को अगर आप देखें तो हम मानेंगे, जैसे आप मान लीजिए यहां पर वो गोले की कल्पना हम यहां पर किसी भी जगह पे हम करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सामने के गोले इस तरह से व्यवस्थित हैं। अब हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि किसी भी गोले की त्रिज्या मान लीजिए r है, तो ये भी r होंगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इस तरह से इसकी जो बीमा है, इस बीमा को हमने माना है a। तो यहां पर फिर क्या हो गया, यहां पर हो गया a बराबर 2r। अर्थात ये जो बीमा है आप देख रहे होंगे, ये जो बीमा है, ये बीमा किसके बराबर है, ये बीमा बराबर है दोनों गोलों के त्रिज्या के योग के। अर्थात अगर हम a बराबर लें तो r प्लस r इक्वल 2r। तो इस तरह से a और r के बीच का एक संबंध हमको यहां से मिल जाते हैं। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करें, आप करें कि वही हमारा संकुलन गुणांक वाला जो इक्वेशन है जिसमें हम लोगों ने लिखा था z इंटू 4/3 पाई r का क्यूब और a का क्यूब, या इसको आप इस तरह से r मान लें, इस तरह से कैपिटल ले ले तो ये r हो जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से है।
अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इक्वेशन 1 की सहायता से, जहां पर a इक्वल टू r है, हम इस a में उसके वैल्यू को रख देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, z इंटू 4/3 पाई r का क्यूब अपान 2r का क्यूब। अब इस इक्वेशन में हम z के भी मान रखेंगे, क्योंकि हमने ACC के बारे में बात की है, इसका अर्थ है z इक्वल 1। तो यहां पर आ जाएंगे z इक्वल 1, तो ये हो जाएंगे हमारे 1 इंटू 4/3 पाई r का क्यूब अपान 8r का क्यूब। अब इस तरह से हमारे ये दोनों r जो है वो कट जाएंगे और हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएंगी 4 इंटू पाई और अपान 3 इंटू 8। अब इसमें पाई के मान अगर रख दें और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन कर दें तो हमारी वैल्यू जो है वो लगभग आ जाती है 52.4%। तो इस तरह से हम एक सरल घनी सेल, जिसको हमने कहा है ACC, उसकी अगर हमको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो हम वो संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं 52.4। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक सरल घनी सेल में उसके अवयवी कण 52.4% स्थान घेरते हैं। हमेशा केवल 52.4% भाग ही अवयवी कणों के द्वारा घेरे जाते हैं और 47.6% भाग जो है वो हमेशा खाली होते हैं। देखिए ACC प्रकार के सेल में भी हमेशा संकुलन क्षमता की गणना करते समय हम ये देखते हैं कि ये जो आपको डायग्राम बताई गई है, इस डायग्राम में जिस तरह से उसके जो अवयवी कण है वो पूरा स्थान नहीं घेरते हैं, तो उसके आधार पर हम इसकी संकुलन क्षमता की गणना करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उसके केवल एक फलक को यहाँ पर बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने केवल ये वाला फलक, यहाँ पर जो फलक आपको दिखाई दे रही है, केवल एक फलक को मैंने यहाँ पर चित्र के रूप में बनाई हुई है। अब इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आप कण कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो एक कण होंगे इसके कोने पर, एक कण होंगे इसके केंद्र पर, और एक कण होंगे इसके इस कोने पर। इस तरह से ये आपको 3 कण जो है वो आपको दिख रहे हैं। अब ये कहां कहां से हैं, तो ये वाला कोने के कण है जिसको हमने बनाया यहां पर, ये वाले इस कोने के कण है जिसको हमने बनाया यहां पर, और ये वाले कण जो है वो फलक के हैं जिसको हमने बनाया पीछे। तो इस तरह से हमारे पास ये संरचना जो है वो बन गई है। अब इस संरचना में अगर आप देखें तो अगर इस दूरी को अगर आप देखें तो इस दूरी में आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहां से यहां तक की दूरी आप देखेंगे, ये त्रिज्या है इसकी। यहां से अगर हम यहां तक की दूरी को देखें तो ये त्रिज्या का दुगना, मतलब ये व्यास है, और यहां तक अगर हम देखें तो ये भी इसकी त्रिज्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जितने भी अवयवी कण है वो उसके कर्ण पर है, कर्ण की लंबाई उसके कणों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है। अर्थात अगर अब इसमें अगर हम नामकरण कर दें तो मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। इसके मान निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारा कर्ण, तो कर्ण मतलब AB का वर्ग इक्वल ये हो गया हमारा आधार, तो ये हो गया हमारा AC का वर्ग, और ये हो गया हमारा लंब जो कि BC का वर्ग। आप देख पा रहे हैं AC इसकी विमा है जिसको हमने A मान रखी है, तो A का वर्ग प्लस BC इसकी विमा है, क्योंकि घन की विमा की लंबाई सेम होती है, तो ये भी A का वर्ग। इस तरह से 2A का वर्ग, और यदि हम इसको AB बराबर लें तो आप कह सकते हैं √2A।
अब हम देखते हैं कि ये ए बी वास्तव में कितने हैं। तो यहां पर आप पाएंगे इस ए बी का जो मान है वो 4r के बराबर है। 1r 2 3 4। तो इस तरह से 4r इक्वल √2a। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं a बराबर 4r √2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इस तरह से कट जाएंगी। तो √2r अर्थात से जब हम a अर्थात बीमा का त्रिज्या के साथ संबंध निकाल लेते हैं तो हमको इसकी वैल्यू जो है वो मिल जाती है a बराबर 2 × √2 × r। इस तरह से हमने ये जो a के साथ अर्थात किसी घन के बीमा के साथ हम उसकी त्रिज्या का एक संबंध जो है वो निकाल लेते हैं। जब ये संबंध निकल आती है तो फिर हम PE निकाल देते हैं, जहां पर PE बराबर पैकिंग इफिशियंसी अर्थात संकुलन क्षमता। इस तरह से PE बराबर Z × 4/3 पाई r का क्यूब अपान a का क्यूब इंटू 100, जो कि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं इसका से 100। अब इसकी वैल्यू जो है वो आप रख देते हैं, चूंकि आप पता ही है Z इक्वल, चूंकि आप पढ़ रहे हैं फलक केंद्रित घनीय संरचना, जहां पर आपको Z का मान जो है वो 4 मिलती है कणों की संख्या के आधार पर। और इस तरह से ये हो जाएगी Z का मान 4 अर्थात PE बराबर 4 × 4/3 पाई r का क्यूब अपान 2 × √2 × r। और इसका क्यूब, क्योंकि a इक्वल 2 × √2 × r। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आपको इंटू 100, अगर ये पूरा आप सॉल्व करेंगे या इसके मान जो है वो आप रखते जाएंगे तो ये r की क्यूब और r की क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। और इस तरह से फिर हमको इसके परसेंटेज मान जो है वो 74% मिल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संकुलन क्षमता जो होती है वो FCC में फलक केंद्रीय घनी संरचना में 74% मिलती है। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि फलक केंद्रीय घनी संरचना में उसके अवयवी कण जो हैं वो 74% हिस्से को घेर लेते हैं और बाकी जो हिस्सा होता है वो हमेशा रिक्तियों के रूप में हमको प्राप्त होती है। इससे पहले आप लोगों ने देखा है कि एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका में उसकी संरचना किस तरह की होती है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि किस तरह से एक अंतः केंद्रित घनी कोशिका में उसके अवयवी कण भरे होते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी वहां पर रिक्त स्थान जो है वो होते हैं। इसी प्रकार का है, इसका मतलब 8 होने पे एक एक कण जो है वो होंगे और साथ ही साथ एक कण जो है वो इसके केंद्र पर भी होगा। इसमें हम इसको कुछ नाम दे देते हैं कि मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसके साथ ही हम मान लीजिए इसमें A और B को मिला देते हैं। मान लीजिए A और B जो है वो मिल जाती हैं इस तरह से। साथ ही साथ हम यहां से A और C को भी मिला देते हैं इस तरह से। तो आप पाएंगे कि यहां पर आपको जो कोण मिलेंगे वो 90 अंश के मिलेंगे। इसी तरह से आपका जो एक हमारे पास जो संरचना बनी है उस संरचना में हमारे पास दो अलग अलग चीजें जो है वो बनती हैं। सबसे पहली चीजें, एक त्रिभुज हमारे पास बनता है वो है आपका A, C और D।
और दूसरा हमारे पास जो त्रिभुज बनती है वो है ए, बी और सी। तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग त्रिभुज जो है वो बन जाती हैं। अब इसको अगर आप देखें तो इसको अगर आप देखने पर आपको ये समझ में आएंगी कि हमारे पास हम इसकी विमा जो कि यहां से यहां तक की लंबाइयां होती हैं, जो कि ए हमने मान रखा है, यहां से यहां तक की लंबाई होती है, ये भी इसकी विमा होती है, ये भी इसकी विमा होती है, जिसको हमने ए जो है वो मान रखा है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम त्रिभुज ए सी डी लेते हैं। अब इस त्रिभुज ए सी डी में हम पाते हैं कि यहां पर हमारा जो कोण है वो 90 अंश का होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस तरह से, आप अगर इसको चूंकि 3D में है, इसको आप इस चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, अर्थात ये लंब बन जाती हैं, ये आधार बन जाती हैं, तो ये वाला जो AC है वो आपके कर्ण बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर A और C अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अर्थात AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। अब इस तरह से चूंकि आप देख सकते हैं AD हमने माना है जिसकी विमा के बराबर है, इसका से A का वर्ग, हमने DC या CD हमने विमा माना है, इसका से A का वर्ग, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि AC बराबर रूट ऑफ A का वर्ग प्लस A का वर्ग। इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाती है 2A का वर्ग टोटल रूट, या अगर इसको आप कह सकते हैं कि ये बन जाती है AC बराबर रूट 2A। तो ये हमारा एक इक्वेशन जो है वो मिल जाता है, जिसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब ये दूसरी वाली की कल्पना करते हैं, जो त्रिभुज है हमारा A, B और C, जिसमें ये लंबवत है। अब इस त्रिभुज में यदि हम कल्पना करें तो हम पाते हैं कि यहां पर त्रिभुज A, B, C में हमारा कर्ण कौन सा होगा? A, B। A, B का वर्ग बराबर आधार ये होंगे AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसी तरह से अब चूंकि आपने देखा AC की वैल्यू हमको मिली है रूट 2A का वर्ग, अर्थात AC बराबर रूट 2 इंटू A। इस वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं, रूट 2 इंटू A, और ये पूरे का वर्ग प्लस BC हमको मिला है क्या? ये है हमारी बीमा के बराबर, अर्थात A का वर्ग। इसके पश्चात आप अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएंगे 2A का वर्ग प्लस A का वर्ग। इस तरह से ये हो जाएंगे 3A का वर्ग। AB का वर्ग बराबर इतना। अब AB बराबर, तो AB बराबर हो जाएंगे ये आपके रूट 3 इंटू A। और यहां पर आप देख सकते हैं कि AB वास्तव में है क्या? तो हम कह सकते हैं कि ये AB जो है वास्तव में ये क्या होती है? 8 कोने पे कण, 1 केंद्र पे कण। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक गोला जो है वो आपको इसके बीचों बीच मिलेंगे, एक गोला जो है वो यहां पर मिलेंगे, और एक गोले जो है वो यहां पर मिलेंगे। हमेशा ये जो गोले होते हैं इसकी त्रिज्या r हमने मान रखी है पहले से, इसका 2r, मतलब चूंकि हमको अब
त्रिज्या की जगह व्यास लेनी है तो R और ये भी R। तो कहने का मतलब हुआ कि AB का मतलब हुआ यहां पर 4 टाइम R, 4R बराबर AB। अब अगर आप देखें तो हम A इक्वल लिख सकते हैं 4/√3 इंटू R, अर्थात हमने A और R के बीच एक इक्वेशन जो है वो निकाल ली है। हम अब इस मान को हम आगे जो है वो रखते हैं, या पैकिंग इफिशिएंसी बराबर Z इंटू 4/3 पाई R का क्यूब अपान A का क्यूब। अब इसमें चूंकि Z बराबर, आपको शुरू में इसके बारे में बताया गया कि Z मतलब कणों की संख्या, और कणों की संख्या होती है हमेशा BCC में 2। तो इस तरह से PE बराबर 2 गुणित 4/3 पाई R का क्यूब अपान, यहां से आप देख सकते हैं A की वैल्यू है 4R/√3 और इसका पूरे का क्यूब। इस तरह से अगर इस पूरे इक्वेशन को हल किया जाए तो इसमें से R³ और R³ जो है वो कट जाएंगे, √3 ये भी इधर से ये डिवाइड हो जाएंगी, और इस तरह से टोटल प्रतिशत मिल जाते हैं 68। हम कह सकते हैं कि BCC प्रकार की जो संरचना है उस संरचना में अवययी कणों के द्वारा एकक सेल के 68% भाग भर दिए जाते हैं। शेष जो हिस्सा होता है वो हिस्सा जो है वो रिक्तियों के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि हमारे पास जो 3 प्रकार की अलग अलग एकक सेल है, उन एकक सेलों में ऐसा कौन सा एकक सेल है जो सबसे ज्यादा खाली हिस्से जो है वो भर देता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के जो सेल हमने पढ़े हैं, ACC जिसमें 52.4%, FCC जिसमें 74% और BCC जिसमें हमने अभी पढ़ा 68%। तो इन तीनों आंकड़ों को देखने पर यह ज्ञात होता है कि जो फलक केंद्रीय घनी संरचना होती है वह सबसे ज्यादा स्थान जो है वो घेरता है, अर्थात उसमें जो रिक्तियां होती हैं वो सबसे न्यूनतम होती हैं। और यदि वही जो है वो अगर सरल घनी प्रकार की है या फिर एकक आद्य कोशिका है तो वहां पर हम पाते हैं कि रिक्तियों की संख्या जो है वो ज्यादा होती है, ज्यादा रिक्त स्थान जो है वो उस क्रिस्टल में हमको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम तीनों अलग अलग प्रकार के एकक कोशिकाओं में हम उसके संकुलन क्षमता की गणना कर सकते हैं।